तो भारतीय बाजार रिकवरी मोड में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी बिकवाली कायम है, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, दोनों में प्रेशर, स्पेशली स्मॉल कैप जो कि 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। पहले मार्केट से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे एक टेक आपका, क्योंकि इंडेक्स में तो रिकवरी है लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स बिकवाली में है, कैसे रीड कर रहे हो आप? सुमित जी, गुड आफ्टरनून अगेन। मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा बहुत आज बाइंग इंटरेस्ट जरूर नजर आ रहा है, पर मिड कैप स्मॉल कैप में सुमित जी जैसा कि आपने कहा प्रेशर ज्यादा है। स्पेसिफिकली जो भी पीएसयू काउंटर्स है उनमें काफी प्रेशर नजर आ रहा है, और पीएसयू काउंटर्स ही लास्ट 4 या 5 दिन में फ्लेवर में थे, जहाँ पे सभी लोग बाय ऑन डिप्स की ही बात कर रहे थे, पर अब क्लियर कट उनमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन नजर आ रहा है। पर जहां तक इंडेक्स की बात है सुमित जी, मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज करना चाहिए। 24,900 950 के बीच में आता है तो वहां पे निफ्टी जरूर अटकेगा, क्योंकि 24,900 25,000 दोनों के कॉल राइटर्स में हैवी राइटिंग है। 30-35 लाख के आसपास की राइटिंग नजर आ रही है, तो ऊपर के लेवल्स पे मुझे नहीं लग रहा मार्केट इजीली आपको टिकता हुआ नजर आएगा। तो सेल ऑन राइज करें, 24,900 950 के आसपास आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं निफ्टी को। 25,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में मुझे लग रहा है 24,750 के आसपास के इमीडिएट वापस टारगेट रहेंगे। तो बाइंग करने की सलाह नहीं है जब तक इंडेक्स 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं आ जाता। बाइंग करने की सलाह नहीं है। अगर 50 से 70 पॉइंट राइज आता है तो वहां पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी। तो जब तक 25,000 पार नहीं होता तब तक आप लॉन्ग नहीं जाएंगे, बाकी कोई भी तेजी मिलती है उसका इस्तेमाल आप बेचने के लिए करेंगे, ये अरुण सर मान रहे हैं। अरुण सर, निफ्टी बैंक, क्योंकि आज थोड़ा प्राइवेट बैंक का सपोर्ट जरूर है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले ही खरीदारी थी वो फिजर आउट हुई है, यहाँ आप क्या रीड कर रहे हो? अगर मुझे सेम इसमें भी वही रहा है। इसमें थोड़ा आज कह सकते हैं आज थोड़ा जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स थोड़े सुधरे थे, बैंक निफ्टी में पहले सुधरे थे, सेकंड निफ्टी उसको फॉलो अप करता हुआ नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी सेम राय रहेगी। 50,850 50,900 ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट ऊपर के आसपास सेल करना है। 51,000 का स्टॉप लॉस है, जो 25,000 का स्टॉप लॉस निफ्टी में है, वही वैसा ही स्टॉप लॉस 51,000 के आसपास का बैंक निफ्टी में रहेगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है अभी भी। ओवरऑल देखें एसबीआई काफी ट्रेंड नेगेटिव दिखा रहा है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऊपर के लेवल पे उसमें भी बिकवाली आ सकती है। तो 51,000 का स्टॉप लॉस लगा के सेल ऑन राइज करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 50,800 50,900 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक अच्छी शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रहती है। 50,800 50,900 के आसपास कहीं मिले तो आप उस हिसाब से कॉल लें, लेकिन सेल ऑन राइज दोनों में ही इंडेक्स पे बिकवाली की राय ऊपरी स्तरों पर आपको अरुण सर दे रहे हैं। अरुण सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर भी अब लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों तरह के ट्रेड मिल रहे हैं, आपकी राय? तो मुझे एक स्टॉक निकाला है, वो प्योरली क्योंकि मार्केट में थोड़ा बायोन कंज्यूमर और एफएमसीजी में है, तो डाबर में क्लियर ब्रेकआउट है। लास्ट 3 या 4 हफ्तों के पिक्स निकालता हुआ नजर आ रहा है, और 360 के आसपास है। 660 के आसपास है। 655 के ऊपर क्लियरली इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस डाबर को बाई करने की सलाह है। 648 का स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, और 689 तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है, तो डाबर को 2 से 3 दिन के लिए बाई करके चल सकते हैं। अबर में आप खरीदारी कर सकते हैं 2 से 3 दिनों के लिए। एफएमसीजी का टेलविंड भी है और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी इतनी रही नहीं अब तक, सो अब वो भी कैचअप है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। 660 के आसपास अभी डाबर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं कि आज मिड कैप इंडेक्स में तो गिरावट है, करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप मिड कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिड कैप से ज़्यादा बिकवाली आपको आज स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगी। 1.5% नीचे स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में आज प्रेशर है पीएसयूज में, तो जहां जहां पर पीएसयू बास्केट है वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जीएसपीएल 4% नीचे, पेट्रोनेट 5% नीचे, गुजरात गैस 3.5% नीचे, गेल 3% के आसपास ही बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल शेयरों में से हिंडाल्को 2.5% नीचे, एनएमडीसी सेल 2.5% दोनों नीचे, और वेदांता 1.5% नीचे, ये भी कामकाज कर रहा है। रियल्टी शेयरों में गिरावट, द प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा, कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी 1.5 से लेकर 3.5% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में खरीदारी है तो उसमें से यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको, वरुण बेवरेजेस, डाबर जिसकी बात हो रही थी, इन सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैनकाइंड फार्मा और वोल्टास, यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी है, 1 से लेकर 3% का उछाल। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू, पेट्रोनेट एलएनजी, एसजेवीएन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज पूरा पीएसयू बास्केट जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अरुण सर, 2 लिकर के नाम आज दोनों तेजी में है, यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों अच्छी खरीदारी में है, यहाँ क्या नजर है आपकी? तो मुझे सही कहा आपने। यूबीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी है, पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अभी भी यूबीएल हाई से काफी दूर है, तो अगर दोनों में पिक करना है तो यूबीएल में कर सकते हैं।
2060-65 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक अपने 5 दिन के हाई निकाल चुका है। इनफैक्ट ये भी मेरे रडार पे था डाबर के साथ, पर डाबर में क्लियर पैटर्न है, इसलिए डाबर मैंने दिया। इस स्टॉक को भी अगर बाई करना चाहे तो कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 2040 का, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है। ऊपर में 2100 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। 2100 तक के टारगेट्स यूनाइटेड ब्रिवरीज में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पीएसयू बास्केट में आज कुछ आप आइडिया लेकर बैठे हो गया कि पूरा बास्केट ही आज प्रेशर में कामकाज कर रहा है, चाहे मेटल साइड पर हो, ऑयल एंड गैस साइड पर हो, पावर साइड पे हो, जहाँ जहाँ पीएसयू कंपनी है सब में प्रेशर है। सो यहाँ से कोई शॉर्टिंग आपको लग रही है अपॉर्चुनिटी? तो मुझे निफ्टी सीपीएसई का इंडेक्स अब सपोर्ट पे आ गया है, क्योंकि काफी पोजीशंस पीएसयू स्टॉक्स में अटकी है क्लाइंट्स की और सभी मेजर ऑफ द रिटेल की। तो इसके चार्ट को हम सुबह देख रहे थे। निफ्टी सीपीएसई का जो चार्ट है अपने सपोर्ट के आसपास है। मुझे लग रहा है 1 से 1.5% का करेक्शन और पीएसयू स्टॉक्स में आ सकता है, पर एक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन पे आ चुके हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना है तो मुझे लग रहा है ओएनजीसी एक अच्छे सपोर्ट पे है। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। 290-95 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ओएनजीसी अभी प्रेशर में है, क्रूड अपने निचले स्तर पे, इसलिए तो ओएनजीसी मुझे लग रहा है अच्छे बाइंग जोन पे है। तो 290-95 के आसपास अगर ओएनजीसी मिलता है तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो एक अच्छा बेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई बेट ढूंढ रहे हैं तो ओएनजीसी एक अच्छा नाम हो सकता है। आप इसको सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पर खरीदारी चलने की राय आपको अनुसार दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जहाँ पर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद भी हैं। तो रोहन, क्या डिटेल है आपके पास? जी, बहुत ही क्लियर संकेत दिया है इस बार सरकार ने कि किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी बंद नहीं होगी। फिलहाल फेम 2 खत्म हो चुका है, फेम 3 अभी आया नहीं और इसके बीच के लिए एक ईएमपीएस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है, जो कि 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। अब आज एक्मा के एनुअल कन्वेंशन में एचडी कुमारस्वामी, जो भारी उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। कम से कम 2 महीने और बढ़ा सकती है और जब तक फेम 3 नहीं आता है तब तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ही चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फेम 2 में कुछ खामियां थी, खासतौर पर लोकलाइजेशन को लेकर खामियां थी, जो डिसबर्समेंट था उसको लेकर खामियां थी, जिनको दूर किया जाएगा जो फेम 3 आ रहा है उसमें। लेकिन किसी भी हाल में जो सब्सिडी है वो रुकने नहीं दी जाएगी, ईएमपीएस चलती रहेगी और सरकार फिलहाल इसको बढ़ाने पे विचार कर रही है। क्या कहा एचडी कुमारस्वामी ने, आइए सुनते हैं। What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out some modification. What are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it? For that they are working. तो इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी स्कीम इन कंटिन्यूएशन जब तक फेम 3 पूरी तरह नहीं आ रही वो आते हुए दिखाई पड़ सकती है। ये आपको रोहन बता भी रहे थे। इसमें अरुण, एक ही स्टॉक है जिस पे अभी बात करना ज़रूरी है, वो है ओला इलेक्ट्रिक का। तो इसके चार्ट बहुत नहीं होंगे, लेकिन आज में एक लॉक इन खुला है। लॉक इन का इम्पैक्ट है, 5% शेयर नीचे है एंकर लॉक इन खुलने की वजह से। आप क्या देख पा रहे हो, उसमें क्या करना चाहिए? देख सुमित जी, चार्ट तो वैसे अवेलेबल नहीं है, पर यूजुअली जो छोटे मोटे इंडिकेटर्स दिखाते हैं वो इसमें सपोर्ट 100 के आसपास बता रहे हैं, क्योंकि जो भी मूविंग एवरेजेस बने हैं अभी तक वो 100 के आसपास कोलाइड हो रहे हैं। 100 के आसपास मुझे लग रहा है एक सपोर्ट जरूर है और लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। हो सकता है आज के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी स्टॉक में आती हुई भी नजर आए। तो 100 के आसपास अगर मिलता है ये स्टॉक, ये प्योर टेक्निकल राय में दे रहा हूँ, फंडामेंटली तो ऐसा कुछ कवरेज नहीं है, पर 100 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो मुझे लग रहा है वहां पे मल्टीपल एवरेज जो बने हैं वहां पे कोलाइड हो रहे हैं, तो वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 96 या 95 के आसपास लगा सकते हैं। तो एक बार मुझे लग रहा है 100 के आसपास आना चाहिए। 100 के नीचे भी हो सकता है एक बार आता हुआ नजर आए। तो 100 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक कॉन्ट्राबेट स्टॉक में लेके चल सकते हैं। 100 के आसपास एक कॉन्ट्राबेट आप स्टॉक में ले सकते हैं, उसके आसपास ही सपोर्ट कहीं दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि जीएसटी काउंसिल का है, जिसकी मीटिंग अंडरवे है, उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स के अंदर भले दायरे में कामकाज है। निफ्टी स्लोली एंड स्टेडली वापस पिकअप कर रहा है, करीब 32 अंकों के आसपास की बढ़त है। सेंसेक्स 118 अंकों पर, निफ्टी बैंक
100 अंक ऊपर आ चुका है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1.5% से ज़्यादा के ड्रॉप में है और मिड कैप इंडेक्स पे 0.5% से ज़्यादा नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। और डिटेल लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी मौजूद भी हैं। आलोक, आज सुबह से बैठक चल रही है, कौन कौन से एरियाज जहाँ पर फोकस करना होगा और क्या अनुमान लगाकर चलें? बिल्कुल, देखिए जो एरिया है सबसे इम्पोर्टेंट वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ पर कटौती की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि इसको लेकर काफी एक तरह से कहें सभी लोगों ने बयान दिया है और इस मुद्दे पर काफी कई ऑप्शंस पर विचार चल रहा है। तो लिहाजा जो हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएसटी 5% या नील होते हुए दिख सकते हैं कुछ खास सेगमेंट के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन या फिर इंडिविजुअल्स के लिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो अमाउंट 50,000 रुपए से सालाना प्रीमियम कम है तो वहां पर नील या 5% होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो आखिरी फैसला होगा वो जीएसटी काउंसिल में ही लिया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है वो है पेमेंट एग्रीगेटर्स को लेकर, जहां पर पिछले 2017-18 के लिए पेमेंट के लिए डिमांड की गई थी पेमेंट एग्रीगेटर से, जैसे कई सारी कंपनियां हैं, पाइन लैब और रोजर पे जैसी कंपनियां, इनसे 2,000 रुपए से कम के पेमेंट पर सर्विस चार्ज के तौर पर जीएसटी मांगी गई है। 18% जीएसटी लगाने के लिए क्लैरिफिकेशन यहां जारी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां पहले से दे रही हैं, लेकिन 1 साल का बकाया है, उसी को लेकर ये क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि उन्हें 18% जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए है। खासतौर से जब कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है उस वक्त बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, तो ये एक सर्विस के तौर पर जीएसटी काउंसिल या फिर टैक्स अधिकारी इसको देख रहे हैं और यहाँ पर भी 18% जीएसटी लगाने की बात है। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है तो खासतौर से अगर इस पर 18% जीएसटी लगता है तो जो बड़ी कंपनियां ऑयल एक्सप्लोरेशन में है उन पर जाहिर सी बात है उन पर असर पड़ेगा। खासतौर से ओएनजीसी और तमाम जितनी कंपनियां हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 18% जीएसटी लगाने का प्रपोजल है। इसके अलावा जो टोल ऑपरेटर्स हैं उन पर भी एक तरह से कहें राहत मिल सकती है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और जिस पर जीएसटी काउंसिल आज डेलिब्रेशन कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शाम को जब ब्रीफिंग होगी तो कई सारी चीजों पर क्लैरिफिकेशन या फिर फैसले लिए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आलोक की तरफ से आ रहा है। आलोक, आपसे हम इस पर आगे ही बातचीत करेंगे जैसे जैसे यहाँ से आउटकम आता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों का अपडेट और कुछ और स्टॉक्स उन पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस पर मिड कैप मंत्रा और एक बार खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और एंजल वन के देवांग शाह इस बीच मुकाबला कर रहे हैं। सो फार देवांग फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। रूपक का रिटर्न -5 और ओम का रिटर्न -2% सो फार देखने को मिला है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन सर से। एक छोटे से ब्रेक के बाद सेक्टर के आउटलुक और गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिविटीज को लेकर भी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।